जनप्रतिनिधिगण, सम्मान्य मुख्य सचिव महोदय, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, अधिकारीगण एवं साथियों, मैं इस पुलिस विभाग के इस पावन मौके पर समस्त महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी इस शुभ घड़ी में आप इसके साक्षी बने। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमारे 15 नवनिर्मित पुलिस थानों का लोकार्पण किया जाना प्रस्तावित है। वह 9 जो इस बजट में नए थाने स्वीकृत हुए हैं, उनका शुभारंभ किया जाएगा। मैं राज्य सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभारी हूं कि जो परिस्थितियां हैं आर्थिक मोर्चे पर, उनको देखते हुए पुलिस विभाग को पिछले 3 बजट में बहुत कुछ दिया गया है और उसी का परिणाम है कि हमारी जो पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, उस द्वारा जो भी निर्माण कार्य उन्हें दिए गए थे, वो पूरे किए गए हैं। मैं कुछ एक तथ्य प्रस्तुत करना चाहूंगा। जैसा कि सभी को विदित है, राजस्थान पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर यदि अगर हम प्रत्येक पुलिस स्टेशन का एरिया राष्ट्रीय औसत के मुकाबले देखते हैं, इंडिया में पर पुलिस स्टेशन 194 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल आता है, जबकि राजस्थान में 383 स्क्वायर किलोमीटर पर पुलिस स्टेशन है, जो आज की हमारी उपलब्धता है। तो इसका जो आज हमारे इस बजट में जो 17 पुलिस स्टेशन स्वीकृत हुए हैं, वो इस कड़ी में और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन राज्य सरकार का एक विजिबल सिंबल होता है, जो 12 महीने 24 घंटे 7 दिन खुला रहता है। तो राज्य सरकार की गंभीरता पुलिस विभाग को सुदृढ़ करने की इससे भी प्रदर्शित होती है कि राज्य सरकार द्वारा इस साल भी हमें करीब 17 पुलिस स्टेशन स्वीकृत किए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ करने के लिए अलग-अलग समय में, अलग-अलग मदों में बजट स्वीकृत किया है। जैसा कि सबको मालूम है, यदि हमारा वर्क स्टेशन अच्छा होगा, स्वच्छ होगा, तो एक काम करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। एक अच्छा पुलिस स्टेशन बनाना और उस पे जो पैसा खर्च राज्य सरकार ने किया है, वो इसको और बढ़ावा देगा कि पुलिस बल का मनोबल ऊंचा होगा और उनकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। मैं अवगत कराना चाहूंगा कि 2021-22 के बजट में प्रशासनिक भवनों के लिए राज्य सरकार द्वारा इस साल 66 करोड़ 40 लाख प्रशासनिक भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृत किए हैं और इनकी मरम्मत के लिए 20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसी तरह हमारे जो आवासीय भवन हैं, नए आवासीय भवनों के लिए सरकार द्वारा 66 करोड़ 50 लाख रुपए निर्माण हेतु दिए हैं और 25 करोड़ जो हमारी जो आवासीय कॉलोनीज हैं, उनमें जो घर हैं, उनकी मरम्मत के लिए दिए गए हैं। और इसी तरह जो इस साल जो 17 जो पुलिस स्टेशन बनाए जाने हैं, उनके लिए भी 34 करोड़ 30 लाख की सहमति दी गई है। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा भिवाड़ी के लिए नवनिर्माण हेतु करीब 17 करोड़ दिए गए हैं और इसके अलावा जो 17-18 से लेकर 18-19 तक 63 पुलिस स्टेशन के प्रशासनिक भवनों के निर्माण हेतु सरकार द्वारा 145 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे, जिनमें से
10 थानों का निर्माण पीडब्ल्यूडी द्वारा, 8 थानों का निर्माण आरएसआरडीसी द्वारा, शेष 45 पुलिस स्टेशन का निर्माण राजस्थान पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है। इनमें से अधिकतर जो कार्य है कंप्लीट हो चुका है और इनमें से चूंकि कुछ जगहों पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, इस वजह से उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। केवल 15 थानों का लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जा रहा है। मैं अब निवेदन करना चाहूंगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से कि वो विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में अवगत कराएं। नमस्कार सर। इस अवसर पे वर्तमान सरकार द्वारा कुछ जो निर्णय और क्रियान्वित कराए हैं सर, उस पे एक छोटा सा प्रतिवेदन प्रस्तुत करूंगा सर मैं। राजेश जी, आप सेकंड स्लाइड पे आ जाएं प्लीज। सर, जैसा अभी डीजी साहब ने कहा था, कुल 21 थाने अभी हमारे द्वारा घोषित किए गए थे सर, सरकार द्वारा, और जो समयबद्ध एवं प्रभावी अनुसंधान हेतु बहुत बड़ा निर्णय लिया गया था कि एएसआई के जो 6,300 पद है सर, उनको बढ़ा के 10,000 कर दिया गया है सर, और 2,422 हेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल को भी माइनर एक्ट्स में अनुसंधान के अधिकार दिए गए हैं सर। इसके अतिरिक्त सर, नेक्स्ट स्लाइड, करीब 5,000 लोगों को उप अधीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक और कांस्टेबल या कांस्टेबल वाहन चालक के रूप में नियुक्तियां दे दी गई हैं सर। अभी करीब 860 पुलिस उप निरीक्षक का जो इम्तिहान है सर, वो सितंबर में प्रस्तावित है, और 4,438 कांस्टेबल्स के लिए हम आवेदन सितंबर में आमंत्रित कर लेंगे सर। पदोन्नतियों के संबंध में राजस्थान पुलिस सेवा का पूरा कैडर रिव्यू किया जा चुका है, जारी कर दी गई है, और 15 सितंबर तक जो डीपीसी है वो आयोजित हो जाएंगी, और अधीनस्थ कार्मिकों की करीब 15,000 लोगों को लाभ मिलेगा। उसका एक 31 अक्टूबर तक का कोई शेड्यूल तैयार किया गया है सर। सामुदायिक पुलिस के क्षेत्र में सर, सीएलजी के करीब 1 लाख सदस्यों से अधिक का डेटाबेस ऑनलाइन तैयार कर लिया गया है कि वो कहाँ रहते हैं, किस थाने से जुड़े हुए हैं। और इसी प्रकार से सर, ग्राम रक्षक जो सूचीबद्ध हुए हैं वो 33,484 हैं। 2 अक्टूबर तक ये भी डेटाबेस सर तैयार करके उसी के साथ जोड़ दिया जाएगा सर। जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट विमेन है सर, इसमें जो हेड करते हैं उनको अपग्रेड करके एडिशनल एसपी का किया गया है सर इसी बजट में, और 20 थानों पे नियुक्तियां कर दी गई हैं सर। सिकाऊ यूनिट, एएचटीयू, महिला थाने और लेडी पेट्रोलिंग यूनिट, ये सभी इस ब्रॉडर अम्ब्रेला के तहत हैं। करीब 2251 पद इसमें स्वीकृत हैं, और महिला अत्याचार के अन्वेषण में जो औसत समय 287 दिन था, वो घट के 140 दिन रह गया सर। पुलिस थानों में स्वागत कक्ष काफी प्रयास से करीब 454 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, अभी 134 में स्वीकृतियां होनी शेष है, जिसमें निवेदन ये है सर कि पुलिस आयुक्त महोदय जयपुर, आईजी भरतपुर, आईजी अजमेर से है कि इन 3 जिलों में यदि हम विशेष प्रयास करें सभी से मिलके, तो हम काफी अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर डीजी साहब ने सर आपके निर्देश के अनुसार हर पुलिस थाने में 50,000 रुपए का फंड स्वीकृत कर दिया है सर, पुलिस विकास कोष से। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां डेवलप होने हैं उसकी क्रियान्विति हो जाएगी, और थानों में जो सीसीटीवी कैमरा लगने हैं सर, तो एससीआरबी करीब 31 अगस्त तक इसकी जो आरएफपी जारी होनी है वो जारी हो जाएगी। जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम 27 जिलों में एमटीट्यू लगे हुए वाहन ऑलरेडी क्रियान्वित हो गए हैं, और इस बजट में अभी 446 वाहन की स्वीकृति जारी कर दी है सर वित्त विभाग ने। तो मेरा मानना है कि सभी पुलिस जिलों में एमटीट्यू युक्त वाहन उपलब्ध रहेंगे सर, ईआरएसएस से जुड़े हुए। कुछ यही सब निवेदन था सर जो मैं आपको अवगत कराना चाह रहा था सर। धन्यवाद सर। राजेश जी, लोकार्पण वाली प्रेजेंटेशन अगली। आज
15 नवनिर्मित थानों का लोकार्पण किया जाना है। ये इनमें जो थाने हैं, थाना जवाहर सर्कल जयपुर कमिश्नरेट, थाना मंगरोप भीलवाड़ा, थाना पारोली भीलवाड़ा, थाना जहाजपुर भीलवाड़ा, थाना सुरपालिया नागौर, थाना मुंडवा नागौर, महिला थाना नागौर, थाना नगर फोर्ट टोंक, थाना सदर हनुमानगढ़, थाना अनंतपुर कालू जैतारन पाली, थाना घासा उदयपुर, थाना सेमारी उदयपुर, थाना भोपाल सागर चित्तौड़गढ़, थाना कुमारिया राजसमंद। इन सभी नवनिर्मित थानों का आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। इनकी कुल लागत 34 करोड़ 21 लाख आई है। इनमें एक थाने हनुमानगढ़ सदर जो है वो RSRDCC द्वारा निर्मित किया है, बाकी सभी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट, ये इनकी लोकेशन है सर, जो थाने अपनी बनाए गए हैं। नेक्स्ट, मैं अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि अपने कर कमलों से इनका लोकार्पण करने का कष्ट करें। थाना जवाहर सर्कल, नेक्स्ट, ये अपने होगा। ये भवन है सर, थाना गुड़ा, ये भवन बन के तैयार हुआ है सर। मंगरो भीलवाड़ा, ये बिल्डिंग है सर। थाना पारोली भीलवाड़ा भवन, थाना जहाजपुर भीलवाड़ा नवनिर्मित भवन, थाना सुरपालिया नागौर, थाना मुंडवा नागौर, महिला थाना नागौर। नेक्स्ट, थाना नगर फोर्ट जिला टोंक, थाना सदर हनुमानगढ़, थाना अनंतपुर कालू पाली, थाना घासा उदयपुर, थाना सेमारी उदयपुर, थाना भोपाल सागर चित्तौड़गढ़, थाना कुमारिया राजसमंद, ये सभी थाने अभी नए बने हैं। इनमें एक को छोड़कर बाकी सभी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा बनाए गए हैं। और इस साल बजट में 21 थाने, जिनमें से 17 नए और 4 कर्मोन्नत वाले अनाउंस हुए हैं। इनमें से सभी का नोटिफिकेशन हो चुका है। क्योंकि पंचायत इलेक्शन की वजह से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, बाकी को छोड़कर 9 का शुभारंभ आज किया जाएगा। इनमें थाना सुजानगढ़, चोरू,
झोंतरी डूंगरपुर, थाना ओबरी डूंगरपुर, जयपुर एयरपोर्ट जयपुर पूर्व कमिश्नरेट, एसएमएस अस्पताल का जो है जयपुर पूर्व में, नहरी पानी सुरक्षा एवं चोरी निरोधक थाना नोहर हनुमानगढ़, कल्याणपुर उदयपुर, बहतू कला अलवर, साड़ास चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट इनकी लोकेशन मैप में ये जहां जहां नए पुलिस स्टेशन सैंक्शन हुए हैं वो रेड उसमें दिखाए हैं सर। नेक्स्ट, अब मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अपने कर कमलों से ये नव सृजित थानों का शुभारंभ करने का कष्ट करें। थाना सुजानगढ़ सदर, अभी ये बिल्डिंग क्या स्कूल में चलाया जा रहा है। इसी तरह नेक्स्ट जोत्री, ये चौकी में चलाए जा रहे हैं। थाना ओबरी डूंगरपुर चौकी में, थाना जयपुर एयरपोर्ट किराए, थाना एसएमएस हॉस्पिटल, ये हमारी जो चौकी पुरानी उसमें चलाया जा रहा है सर। ये नहरी सुरक्षा चोरी निरोधक थाना जिला हनुमानगढ़, ये सर डीटी और इरिगेशन की जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें चलाया जा रहा है सर। थाना कल्याणपुर उदयपुर, अगेन ये पुरानी चौकी में चलाया जा रहा है सर। थाना बैतू कला अलवर, ये स्कूल की बिल्डिंग में चलाया जा रहा है सर। थाना सड़ास चित्तौड़गढ़ पुरानी चौकी में, लेकिन आज स्कूल की पुरानी बिल्डिंग जिला कलेक्टर महोदय द्वारा सैंक्शन की गई है राज्य सरकार द्वारा, और जो भवन बताया गया है वो पर्याप्त है, काफी जमीन भी है और कंस्ट्रक्टेड भवन भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब माननीय मुख्य सचिव महोदय से पहले इंटरेक्शन सर, श्रीमान 3 स्थानों पर इंटरेक्ट करना चाहेंगे। मैं थाना सदर हनुमानगढ़ वहां पर उपस्थित अधिकारी व विधायकगण से श्रीमान इंटरेक्ट करना चाहेंगे। थाना सदर हनुमानगढ़, यहाँ पर सर एसपी, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट जज और एमएलए श्री धर्मेंद्र जी, जिला परिषद पंचायत समिति के सदस्य, प्रधान, सीएलजी मेंबर उपस्थित हैं सर। किसी एक से पूछेंगे तो बोलना। कविता जी, कविता जी बैठे हैं। आपको धन्यवाद बहुत हो विधायक सीएम साहब। आज आपने लोकार्पण और शुभारंभ किया है इस स्थानों का, तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अपने सीएलडी मेंबर कौन बैठे हैं? धन्यवाद आपको। अनिल आजा, सीएलडी में बैठे कोई? हाँ है, आ रहा है सर, आ रहा है सर। धन्यवाद और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अनिल तिवारी, सीएलजी मेंबर हनुमानगढ़ सदर थाना। आपका क्या क्या करते हैं भाई आप? सीएलजी मेंबर हो साहब, बस बोलिए रखिए।
नहीं वो तो है। आप खुद क्या काम करते हैं? खेती करता हूँ साहब। खेती करते हैं, गुड। हाँ जी। और सीएडी मेंबर के रूप में क्या काम करते हैं? सीएलजी मेंबर तो पुलिस के जो प्रशासन का सहयोग करते हैं जी। कोविड का बता। नहीं, आप लोग जाते हैं क्या मीटिंग होती है आपकी? हाँ जी बिल्कुल होती है साहब। कितनी मीटिंग होती है? महीने में होती है, 2 महीने में होती है? महीने 2 महीने में लगभग 2 बार तो हो गई जी, अब इस बार तो। अच्छा, मीटिंग में फिर कितने लोग आते हैं? सब लोग आते हैं? बिल्कुल जी। वो रुचि लेते हैं सब लोग अपने अपने हिसाब से? हाँ बिल्कुल लेते हैं जी। आपको कैसा महसूस होता है? बिल्कुल बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है जी। नहीं, आपके क्षेत्र में जो प्रॉब्लम लोगों की होती है, कई लोगों की शिकायत भी होती है, भाई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, न्याय नहीं मिल रहा है, तो वो जाते हैं एमएलए के पास में, जनप्रतिनिधियों के पास में, अधिकारी के पास में शिकायत लेके। आपकी क्या भूमिका होती है उस वक्त में? हमारे तो यहाँ लोकप्रिय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी हैं जी, वो पूरे सुनते हैं, और पुलिस प्रशासन भी बहुत बढ़िया है साहब यहाँ। अच्छा, शिकायतें कम आती होगी? बिल्कुल, चौधरी साहब के तो यहाँ बिल्कुल खुला काम है जी, फुल अच्छा भाई, सुनते हैं और बढ़िया सहयोग देते हैं जी। चलो अच्छा। और बैठे कोई सीएडी मेंबर दूसरे हुए आपके अलावा? जी बात ठीक है साहब। बोलते रहिए, आपके बात चलिए थोड़ा सा वहाँ। मैं कुलदीप सिंह नैन। बताइए क्या हाल है आपके? बहुत अच्छा है सर। मैं पूर्व जिला परिषद मेंबर, जिला परिषद के सदस्य रहे ओ जिला परिषद मेंबर भी है? रहे हैं पूर्व मेंबर है? हाँ जी। अच्छा, कोई बात नहीं, भविष्य में और कभी बन जाओगे। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा लगता है आपको सीएडी मेंबर के रूप में? आपकी भूमिका अच्छी है? बहुत अच्छी है सर। यहाँ पे व्यवस्था पुलिस प्रशासन की बहुत अच्छे ऑफिसर है यहाँ। हाँ। और सबसे बढ़िया तो अच्छा ये लगता है कि आप सीएम की कुर्सी पे बैठे। चलो अच्छी बात है, आपकी भावना अच्छी है भैया। थैंक यू। कोरोना के बचाव में काम। कोरोना का बचाव में हमारे गांव में इलाके में पूरे ध्यान रखते हैं साहब, इकट्ठे नहीं होते हैं। हमारे सीएचसी आपने ही बनाई है सर, अभी उसी का लोकार्पण आपने ही करना है। अच्छा ठीक है। धौलीपाल पर में आपके जो ये कोरोना के वक्त में पुलिस वालों ने अच्छा काम किया, इस बात का एहसास है पब्लिक को? हमारे को पब्लिक में पुलिस में कोई फर्क नहीं है जी, ऐसा सामंजस्य है यहाँ। नहीं, अच्छी बात है। भले ऑफिसरों की जमात है। ऑफिस भी भले हैं, लोग भी भले हैं वहाँ के। हाँ भले मानसी है साहब यहाँ का। और आपके एमएलए साहब और ज्यादा भले हैं। वो तो साहब साधु आदमी हैं, सभी का काम करते हैं। विनोद जी तो विनोद जी है। विनोद जी तो विनोद जी है। चलो बहुत शुभकामनाएं आपको मेरी। Thank अरे बताइए, आपके यहाँ पर ग्राम रक्षक बने हैं क्या? ग्राम रक्षक के रूप में गांव में गाँव आपको में नहीं मालूम? अभी हमारे गांव में नहीं बने सर। यहाँ बैठे हुए आपके एसपी साहब बैठे हैं? एसपी साहब पीछे बैठी हाँ एसपी साहब बैठे हैं। बनाए गाँव में बने हुए हैं। सर ग्राम हम रक्षक रक्षक बन रहे गाँव में, सर हनुमानगढ़ में बने हैं क्या? ग्राम रक्षक पूरे जिले में बनाए जा चुके हैं। धौलीपाल अच्छा। में बनाए जा चुके हैं। हाँ, कोई बैठे हैं ग्राम रक्षक कोई यहाँ पर? सर आज के कार्यक्रम में कोरोना की गाइडलाइंस को देखते हुए संख्या को सीमित रखते हुए उनको आमंत्रित नहीं किया गया था सर। अच्छा, वेरी गुड। सभी सीएलजी सदस्य जिला परिषद के मेंबर उनको आमंत्रित किया गया, पर संख्या को देखते हुए उनको आमंत्रित नहीं किया गया। चलो ये आपने समझदारी करी। अच्छा, भीलवाड़ा में बैठे हो? कोई भीलवाड़ा? थैंक यू, आप सबको धन्यवाद, हनुमानगढ़ वालों को बधाई आपको। जहाजपुर भीलवाड़ा। जहाजपुर में सर एसपी डीएम और एमएलए श्री गोपीचंद जी हैं सर।
प्रधान सीता देवी जी हैं सर, और नगर परिषद के चेयरमैन हैं सर, और सरपंच वगैरह हैं सर, CLG मेंबर हैं सर। और ये बताओ यहाँ पर जो जाजपुर में ग्राम रक्षक कौन है यहाँ पर? राजू सर है सर, आ रहे सर, पीछे साइड बैठे हैं। अरे बेटा बेटा बोल। हाँ सर। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। हाँ, क्या नाम आपका? राकेश मीणा सर। राकेश मीणा जी, तो आप कब बने ग्राम सेवक रक्षक, कब बने? 2 साल पहले। 2 साल पहले? अच्छा, 2 साल में आपने क्या काम किया? ऐसे आपका काम क्या है बताइए, क्या काम बताया आपको? मैं ऐसे पुलिस की हेल्प करना। थोड़ा नीचे कर लो इसको पहले आप, अब बोला आराम से। क्या आपको क्या काम कहा गया, क्या काम करना है ग्राम रक्षक का? ग्राम रक्षक में पुलिस की हेल्प करते हैं, लोगों के जो भी समस्या आते हैं उनको पुलिस से मिलकर समस्या का सॉल्यूशन करवाते हैं। छोटे मोटे मामलों को यहाँ यहीं थाने में न कर गाँव में मिलकर ही समस्या का समाधान करवाते हैं। तो आपकी बात सुनी जाती थाने के अंदर? हाँ सर। अच्छा, ऐसा मौका आया भाई कि आपको कोई प्रॉब्लम आई हो जनता को और आपने समन्वय किया हो हल करवाने के लिए, और पुलिस के वहाँ पे जो अधिकारी हैं, थानेदार साहब, CI साहब, ASI जो भी है, कांस्टेबल साहब, आपको मान सम्मान देके उनकी बात सुनी, आपकी बात सुनी पब्लिक की समस्या के लिए? हाँ बिल्कुल सर, समस्या की जो भी अच्छा। समस्या आती है तो यहाँ अपने थाना प्रभारी है, CI साहब है, थानादार जी है, पुलिस वाले हैं, सभी सुनते हैं सर। तो इसका मतलब आपके क्षेत्र में कोई पब्लिक की शिकायत नहीं आएगी जयपुर तक या आपके भीलवाड़ा तक नहीं जाएगी? आप बैठे हो वहाँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ, आप बैठे हो इसलिए आप हल कर दोगे? बिल्कुल सर। हाँ, यही होती कोशिश, यही हल करते हैं हम। यही प्रयास करें कि कोई शिकायत जो है वहाँ की जनता की, कई गरीब आदमी होते हैं, अपनी बात पूरी ढंग से कह नहीं पाते हैं, हाँ। अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, उत्पीड़न हो गया, कोई रेप की घटना हो गई, बस। गुंडागर्दी हो गई, हाँ सर। तो आदमी मन महसूस किया जाता है। जब सुनाई नहीं होती थाने के अंदर तो अंदर ही अंदर को वो तकलीफ होती है दिल के अंदर। हाँ बिल्कुल सर। ऐसे वक्त में अगर आप में संवेदनशीलता है खुद में, हाँ सर, तो फिर आपकी भूमिका बढ़ जाती है। बिल्कुल सही सर। एक गांव में एक ही ग्राम सेवक है, हाँ सर। आपका चयन कैसे किया? SP साहब बैठे हैं? जी सर। बताइए SP साहब, ये आपके यहाँ आने के पहले ही चयन हो गया होगा इनका? तो सर चयन तो पहले हो गया था सर, अभी हमने इन लोगों को वापस वो दिए सर, किट्स वगैरह दिए, डिस्ट्रीब्यूट किए सर, और जो इन्फॉर्मेशंस ये लोग दे सकते हैं उसके बारे में रेगुलर इनसे अपडेट लेते रहते हैं सर, मीटिंग्स भी लेते रहते हैं सर थाने लेवल पे सर। में नहीं, आप लोगों ने अच्छा काम किया, पुलिस वालों ने पूरे प्रदेश के अंदर, कांस्टेबल ने अच्छा काम किया। ये जो कोरोना की महामारी पहली लहर आई थी ना, तो कमाल कर दिया। खाना पहुंचाना घरों के अंदर, कई लोगों के पका हुआ खाना, कच्चा खाना, हेल्प करना एक दूसरे की। पूरे देश के अंदर पुलिस की, चाहे वो कांस्टेबल हो या अधिकारी हो, उसका मान सम्मान बहुत बड़ा है कोरोना के अंदर जो उनकी भूमिका रही उसके कारण से। ये ग्राम सेवक का जो कंसेप्ट है, इसको आप और मजबूत कीजिएगा, और आपके सब थानों के अंदर ये महसूस होना चाहिए कि गाँव के अंदर जो ग्राम सेवक है, जो CID का मेंबर है, उसकी वक्त है। ऐसा नहीं खाली नाम, खाली लिख दिया नाम उसका,
कागजों के अंदर भाई हमारे ये बन गया है, वो नहीं होना चाहिए। जी सर। तो आपको भी राहत मिलेगी और गांव वालों को भी। कई बार वो थाने में जाकर जाते हुए चमकते हैं, आप जानते ही हो, तो सदियों से ऐसा होता है यार। अब जाके जो अपन ने स्वागत कक्ष बनाए हैं, आज थानों का तो उद्घाटन हो रहा, अलग बात है, अच्छी बात सर। ये है। डी साहब कह रहे थे कि लंबे चौड़े इलाके दिए हुए एक थाने को सर। राजस्थान के अंदर, वो तो ठीक करेंगे धीरे धीरे और थाना बढ़ाएंगे। परंतु थानों के अंदर स्वागत कक्ष बन रहे हैं, मालूम है आपको? जी सर। बन रहे हैं सर स्वागत कक्ष बन रहे हैं आपके यहाँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल बन रहे हैं सर। हमारे 3 थानों का काम बाकी है सर, बाकी सब में कंप्लीट हो गए हैं सर। वो भी अभी इस महीने के एंड तक हो जाएंगे सर कंप्लीट। बन गए बाकी जगह, वेरी गुड। जी सर। तो ये बताइए स्वागत कक्ष में क्या करेंगे अपन, आप लोग क्या डायरेक्शन देंगे अपने थानेदार को, सीआई को? इनके स्वागत कक्ष का मतलब क्या है? सर स्वागत कक्ष बेसिकली रिसेप्शन एक है सर, जो जहां आके लोगों को ये फील हो कि हमारी यहाँ सुनवाई होगी सर। तो हमने सर इसके लिए ट्रेन किया सर PHQ लेवल पे मास्टर ट्रेनर्स को, और उनके बाद हमारे यहाँ पे स्टाफ को ट्रेन किया सर, हम बैच चला चुके हैं उनका सर। तो उन लोगों को हमने ट्रेन किया है, और वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में आदमी को आके पेशेंस फील करवाए, उसको ये फील करवाए कि यहाँ पे उसकी सुनवाई होने वाली है, उसका काम होने वाला है सर। इस काम की हमने ट्रेनिंग दिलवाई है सर लोगों को। प्रत्येक थाने से 2-2, 3-3 कांस्टेबल्स को, हेड कांस्टेबल्स को ट्रेन किया है सर, और इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स जो थानों में, उनका अलग से हमने बैच इसके लिए ट्रेन किया है सर। हम जब से नई गवर्नमेंट आई है ना, तब से बहुत रिफॉर्म्स किए अपन ने सर। पहला रिफॉर्म तो अपना बड़ा ये है कि आपके थानेदार को कंपल्सरी कर दिया कि उनको FIR लॉन्च करनी पड़ेगी, जो पहले नहीं था। पहले आप जानते हो कि कई बार की शिकायत भी आती थी, हमारी सुनवाई फरियादी आता है, बाहर से भगा देते हैं, डांट देते हैं, कई लोग आने की हिम्मत ही नहीं करते थाने के अंदर। थाने की चमक अलग बनी हुई होती है, लोग घबराते हैं, पता नहीं क्या होगा आगे जाके। तो अपन चाहते हैं कि ज़माना बदल गया, 21st सेंचुरी का ज़माना आ गया। अब पूरी दुनिया के अंदर जो है, दुनिया बदल रही है और देश भी बदल रहा है। सर। हम चाहेंगे कि हम भी आगे बढ़े हैं, तो थानों का जो मिजाज है वो चेंज होना चाहिए। जी सर। उसके लिए स्वागत करके बनवाया गया है, जिससे कि वो आराम से बैठ के आराम से आदमी जाए, तसल्ली उसको लगे कि कम से कम मैं जाऊंगा फरियाद लेके, तो वहाँ मुझे बैठाया जाएगा थाने के स्वागत कक्ष के अंदर। और बैठाने का मतलब ये आधा काम उसका हो गया कि भाई कम से कम थानेदार साहब आएंगे या हेड कांस्टेबल साहब आएंगे, मेरी बात सुनेंगे, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर। इतना अगर विश्वास हो जाता, वो तब होता था आप उसको को आप बिराजिए सर। और खड़े खड़े के तू यहाँ कैसे आया, भग यहाँ से, तो फिर वो आदमी घबरा जाता है, अपनी बात कह नहीं पाता है, डर जाता है बेचारा। ये तमाम जो अप्रोच है उसको बदलना चाहते हैं अपन, जी सर। और वो आप सबके सहयोग से संभव है, पहले संभव नहीं है। बिल्कुल सर। आप ध्यान रखिएगा कि स्वागत करके 1 जनवरी को मेरे ख्याल से उद्घाटन होंगे पूरे राजस्थान के अंदर एक साथ में, सब थानों के अंदर। सर। ये अपना टारगेट बनाया है, 1 जनवरी 22 को उद्घाटन है सभी थाने में स्वागत कक्षों का। जी सर। उसके अंदर आप लोगों की भूमिका अच्छी होनी चाहिए। उसके पहले आप अपने पुलिस के कांस्टेबल तक को आप ट्रेन करो कि जब 1 तारीख आए उसमें आपकी भूमिका किससे कैसे बदलेगी। इस रूप में हमें तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर के उसके मायने हैं। ये खाली बिल्डिंग नहीं है आपकी, ये जो स्वागत कक्ष बन रहे हैं, ये पत्थरों की बिल्डिंग नहीं बन रही है, इसमें जान डालने का काम आप लोगों का है। बिल्कुल सर। जान तब डाली जाएगी जब आपका व्यवहार बदलेगा, उनको रिस्पेक्ट देंगे, बैठाएंगे, बातचीत करेंगे, उनको न्याय सुनिश्चित करेंगे कि आप निश्चिंत रहो, जो पार्टी न्याय संगत होगी उसके यहाँ न्याय होगा। जी सर। सब करना पड़ेगा आपको। जी सर। ठीक है, बिल्कुल सर। थैंक यू सर। जैन सर। सर मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा सर, ये इनकी हमने सब मास्टर ट्रेनर करके जिलों में भिजवा दिए हैं और इनकी ट्रेनिंग बाकायदा चालू है सर। आपके निर्देशानुसार जब लास्ट मीटिंग में आपने आदेश दिए थे सर, उसकी पालना हो रही है। और जो ग्राम रक्षक हैं सर, सभी को आई कार्ड वगैरह भी भिजवा दिया है और उनकी जो बुकलेट है वो भिजवा दी है और ट्रेनिंग मटेरियल भी भिजवा दिया, वो भी बाकायदा चल रहा है सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। ये सीता देवी जी बैठी हुई है, प्रधान साहिबा। सीता देवी प्रधान साहिबा जाजपुर।
सर नमस्ते। प्रधान साहिबा नहीं आई है सर। नहीं है। अच्छा, सर नमस्ते। गोपी चंद मीना अर्ज कर रहा हूँ सर नमस्ते। मीणा जी तो मुझे जयपुर मिल सकते हैं। सर नमस्ते सर। ये आप बताइए अपने चेयरमैन नगर पालिका नरेश मीणा जी, सर बैठे हैं सर, आओ बात कराइए। आइए। हाँ सर प्रणाम। नमस्कार। बताओ भैया चेयरमैन साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है सर, बढ़िया। आपके भी, आप ध्यान रख रहे हो आप पे सबका, ये अपना जो कोरोना के वक्त में भी अच्छा काम किया होगा आप लोगों ने। जी सर। अब आपको याद है कि ये जो प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू हो रहा है, कब से हो रहा है? सर ये 2 अक्टूबर से होगा सर। वेरी गुड। तैयारी शुरू कर दी आपने? सर तैयारी है, पर दिक्कत ये कि हमारे ईओ है सर, वो 2 मई को उन्होंने ज्वाइन किया था सर, उसके बाद अभी आते नहीं ऑफिस में, 2 महीने से खाली है सर पद। और अधिशासी अधिकारी सर। सीओ नहीं लगा आपके वहाँ? ईओ। अच्छा सर 2 मई को ज्वाइन किया था सर, उसके बाद जब से खाली वो आते नहीं है, एडिशनल चार्ज मालपुरा का वहीं रहते हैं। 1 महीने से तो बिल्कुल नहीं आए सर। और 27 अप्रैल से कनिष्ठ अभियंता का पद रिक्त है सर, 3.5 महीने हो गए। मैंने लिख के भी दिया सर, मंत्री जी को भी लिख के दिया, डायरेक्टर साहब को भी लिख के दिया सर। इमीडिएटली लगवा देते हैं, ईओ लगवा देते हैं। और आपकी जो दूसरी मांग, वो यही की मांग है? नहीं सर, कनिष्ठ अभियंता और अधिशासी अधिकारी सर। और समझ गया मैं। हम चाहते हैं सर सरकार के सारी योजनाएं सही तरीके से चले, और जो प्रशासन सहयोग संघ अभियान है सर, इसमें अधिक से अधिक लोगों को पट्टे दें, राज्य सरकार की सारी योजनाओं ढंग से लागू हो सर, ये सोच है हमारी। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पूरी भावना से आप तैयारी करो, और ईओ का इंतजाम और वो हम लोग कर देंगे। ठीक सर। हाँ ठीक सर, थैंक यू। धन्यवाद आपका। सखी बैठी है यहाँ पर, वो भी कोई है? नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम आपका? मेरा नाम इंदिरा अग्रवाल है। अच्छा, ये सुरक्षा सखी क्या काम करती है बताओ? महिला सखी हर समय अपने काम, कोई भी यहाँ पर झांझपुर में जैसे छोटा गांव है, कोई भी आयोजन होता है, या हमारे यहाँ पुलिस थाने में इनकी कोई भी मीटिंग होती है, तो हम सब मिलजुल कर यहाँ पर आते हैं और अपना काम करवाते हैं। आपका जो गांव है वो किस थाने में आता है? झांझपुर थाना सर। जाजपुर में आता है, ठीक है। जी तो आप महिलाओं के संपर्क में रहती है मतलब? जी हाँ। अच्छा, अच्छा लगता है आपको? अब कब बनी थी सुरक्षा सखी, कब बनी आप? मैं सर 2019 में बनी थी। अच्छा, गुड, वेरी गुड। चलो, अच्छा लगा आपसे बात करके। थोड़ा महिलाओं का ध्यान रखो। जी धन्यवाद सर। कोई शिकायत हो, कोई सुनवाई नहीं हो जिले में, तो आप सीधे मुझसे बात किया करो। थैंक यू सर। ठीक है, जरूर करेंगे सर। ओके। अरे सरपंच साहब बैठे हैं, सरपंच साहब यहाँ कोई? प्रणाम सर। प्रणाम, कैसे हो भैया? ठीक है सर। क्या हाल है आपके गांव के? हमारे गांव के हाल अच्छे हैं सर, कोरोना से अभी जो मुक्ति है, अच्छा काम हुआ है। ये दूसरी लहर आई थी, दूसरी लहर में काफ़ी तकलीफ हुई गांव के अंदर भी। आपका गांव तो ठीक रहा? सर मेरे गांव में कुल 71 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए थे, और प्रशासन ने और हमारे ग्राम पंचायत ने काफ़ी उनकी मदद की। केवल 4 कैजुअल्टी हुई, काफ़ी अच्छा काम हुआ। ग्राम स्तर पर भी काफ़ी अच्छा हुआ, ग्राम पंचायत ने भी काफ़ी अच्छा काम किया। वेरी गुड। ये आप दिमाग में रखें सभी लोग कि अभी बहुत अपने यहाँ नहीं के बराबर हो गए अब केसेज सर, परंतु पूरे देश के अंदर अभी तक काफ़ी 40,000 के आसपास केस हैं।
कभी 40, कभी 48 हजार आते हैं। 4 से 5 लोग अभी मर रहे हैं। और केरला के अंदर तो आधा 50% आ रहे हैं वहाँ पे करीब। पहले 22 आ रहे थे, अब 18 हो गए, 13 हो गए, ऐसा कुछ है। कहने का मतलब ये कि अभी पहले भी केरला में और महाराष्ट्र में लहर आई थी, उसके बाद में राजस्थान में आई थी फर्स्ट लहर भी। सर तो अपने को सावधान रहना लोगों को बचाने के लिए। तो आप लोग सबसे मेरा आग्रह है, विनती है कि कोरोना गया नहीं है, अभी तक भी मास्क लगाना आवश्यक है। आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है सर। तो कोरोना में मास्क लगाना, हाथ धोना और जो डिस्टेंस मेंटेन करना। अभी आप यहाँ बैठे हुए हो, सर ये एसपी साहब की ड्यूटी थी और कलेक्टर साहब की कि आपको दूर दूर बिठाते। सर, दूरी- इन्होंने थोड़ी कंजूसी कर दी है, तो पास बिठा दिया सबको। आप दूरी बैठे हुए हैं सर, दूर बैठे हुए हैं। दूर दूर बैठे हैं, मुझे तो नजदीक लग रहे हैं। परिसर छोटा सा। चलो कोई बात नहीं, एक दूर दूर श्रीमान, बैठे हैं, ठीक है। एक निवेदन है श्रीमान। हाँ बताइए। हमारे यहाँ कॉलेज निर्माण का कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। आसींद और बनेड़ा में हमारे बाद घोषित हुआ, लेकिन वो शुरू हो गया। उसका नाम आपने हमारे जो यहाँ के रतनलाल जी तांबी हैं उनके नाम से किया है। इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। लेकिन श्रीमान से निवेदन है कि मेरे यहाँ से कम 600 विद्यार्थी बाहर पढ़ने जाते हैं, देवली और शाहपुरा। तो वो कॉलेज का निर्माण का काम अति शीघ्र प्रारंभ हो जाए और बजट मिल जाए श्रीमान, तो हमारे यहाँ जो विद्यार्थी माइग्रेंट हो रहे हैं बाहर, ये यहीं पढ़ पाएंगे। आपकी कृपा हो जाए। दूसरा श्रीमान से निवेदन है कि हमारे यहाँ पंचायत समिति में विकास अधिकारी अभी है नहीं, किसी को चार्ज दे रखा है। तो आपसे निवेदन है कि कोई विकास अधिकारी हमारे यहाँ आए तो हमारे सारे काम और गति बढ़ाएंगे। कर रहा हूँ आपकी बात को, तो विद्यार्थी वाला की हल कर देंगे। थैंक यू सर। कॉलेज प्रायोरिटी बुलाते हैं उसको। थैंक यू सर, थैंक यू। तांबी साहब आप बहुत अच्छे नेता थे भाई, हम तो जानते, 40 साल जानते थे उनको। सर थैंक यू सर। अच्छा, ग्राम सेवक बैठे, ग्राम सेवक कोई? ग्राम सेवक नहीं है सर। कौन बैठे? नागौर। अभी मैंने किस नहीं है अभी। महिला क्या लिखा हुआ? और ग्राम विकास अधिकारी अलग। कोई है ग्राम विकास अधिकारी? सर ग्राम विकास अधिकारी नहीं है सर। या लिख तो दिया आपने। चलो कोई बात नहीं। पुलिस कांस्टेबल कोई है यहाँ पे? कांस्टेबल सर। बैठो। क्या नाम आपका? नरेश कुमार सर। नरेश कुमार सर। अच्छा, तो मैंने अभी कहा आपको कि आप लोगों ने, आपकी जमात ने पूरा ने पुलिस कांस्टेबल ही लगा करके सब अधिकारी तक में कोरोना में बहुत शानदार काम किया सर। थैंक यू। और पूरे देश के अंदर उसका नाम हुआ भाई कि इस बार पुलिस पब्लिक के बहुत करीब आ गई है। कोरोना के अंदर पहली वेव में पुलिस जो है, पूरे देश की पुलिस पब्लिक के बहुत करीब आ गई, क्योंकि पब्लिक को लगा कि देखो ऐसे वक्त में हमारी जान बचाने में ये लोग अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। सर तो आपको इस बात का गर्व होता है? सर जरूर होता है। और आपको इस बात का महसूस होता है कि भाई ये भावना जन जागरण जनता में भावना पहुँची है, काम अच्छा किया आप लोगों ने। हाँ सर, हमने अच्छा काम किया सर, पहुँची है सर, लोगों से संपर्क भी हो रहा है इस बारे में। अरे आप क्या सोचते, क्या क्या अच्छा काम किया बताओ? सर हमने कोरोना में गाइडलाइन की पालना करवाई सर, लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया
और जो लोग परेशान थे जिनके पास खाना नहीं पहुंचा खाना पहुंचाया वेरी गुड सर। और मरीजों को सर हॉस्पिटल तक पहुंचाने में मदद की सर। अच्छा अच्छा वेरी गुड। नहीं अच्छा काम किया, तुमने अच्छा काम किया। आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान की पुलिस का बहुत बड़ा नाम है हमेशा से ही, और अच्छा नाम और बना रहे, और आने वाले हम कैसे कानून व्यवस्था को भी और क्राइम को रोकने में भी उसमें अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा करें। क्योंकि आपके भीलवाड़ा में एक दो घटना ऐसी हुई थी जहाँ आपके साथी मारे गए थे सर। गैंगस्टर ने उनके ऊपर गाड़ी चला दी, भाग गए सर। तो इसलिए पुलिस प्रशासन और पुलिस वालों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और सरकार जब से आई है तब से डीजी साहब को ध्यान है, लगातार हम लोग नवाचार कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी। पहले डीवाईएसपी रैंक के ऑफिसर काम करते थे, अब हमने एडिशनल एसपी लेवल का अधिकारी बढ़ा दिया। तो हम चाहेंगे कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं हो, अन्याय नहीं हो, उत्पीड़न नहीं हो, और आम गरीब आदमी जो है उसका भी ध्यान रखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू सर। अधिकारी बैठे हैं तो कोई है। नागौर नागौर महिला थाना नागौर। सर यहाँ पर सर एसपी, कलेक्टर, आईजी और सीएलजी मेंबर वगैरह बैठे हैं सर। आपने बुलाया नहीं कि पब्लिक के लोगों को? सर नमस्कार सर, जिला प्रमुख जी हैं सर, नगर परिषद चेयरमैन, वाइस चेयरमैन भी है, या सीएलजी मेंबर से सुरक्षा सखी सदस्य वगैरह है सर। सरपंच नहीं है, ग्राम रक्षक नहीं है, सुरक्षा सखी नहीं है, वो भी नहीं होंगे। सीएलजी मेंबर सर है सर। नमस्कार सर। क्या नाम भैया? बोधराज। बताओ भाई, आप क्या सोचते हो ये सीएलजी का जो भूमिका है? सर हम ये सीएलजी भूमिका अच्छी भूमिका है और ये मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, और नागौर की सीएलजी मजबूत भी है सर। हम पुलिस और जनता के बीच का समन्वय हमेशा बनाए रखते हैं सर। वेरी गुड। अभी आप अपने अनुभव बताएंगे, आपके अनुभव पिछले साल भर में जब कब से बने हो आप? मैं 2 साल से सीएलजी मेंबर हूँ सर। वेरी गुड। तो 2 साल में आप बताओ, कुछ 2-4 अनुभव बताओ भाई कि ये हमने ऐसे वक्त में ये मदद करी। सर अभी तो कोरोना काल में सर कोरोना का अनुभव बताता हूँ। हमारे नागौर पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया आपके निर्देश में, और गरीबों को भोजन पहुँचाना, हॉस्पिटल पहुँचाना, और हर प्रकार की मतलब मास्क लगाने की या जो भी आपकी गाइडलाइन थी उनकी पालना में सीएलजी मेंबर और पुलिस का बहुत ही बढ़िया समन्वय रहा सर। ये अच्छा किया आपने। नहीं, पर जो पब्लिक की शिकायत रहती है कई बार कि भाई हमें न्याय नहीं मिल रहा है, पक्षपात हो रहा है केस के अंदर, तफ्तीश ठीक नहीं हो रही है, ढंग से नहीं हो रही है, तो आप क्या करते हो उसके लिए? सर हम जैसे पब्लिक में से कोई व्यक्ति है और वो अगर थाने आया है और वो कोई झूठ बोल रहा है तो उसकी जांच करते हैं, और पुलिस अधिकारी को सही बताते हैं कि इसमें ये दोषी है, और अगर पुलिस अगर उसकी नहीं करती है तो हम जनता की मदद करते हैं सर। और ये यहाँ तालमेल है सर, ऐसा कुछ ही नहीं है, अच्छा तालमेल है अभी पुलिस और सीएलजी और जनता के बीच में। सब अच्छा हो रहा है सर, कोई ऐसी नहीं है सर। आपका नेतृत्व बहुत अच्छा लग रहा है और सब काम अच्छा हो रहा है सर। मैं तो सेवक हूँ प्रथम आपका। जी सर। अरे हम तो सेवक हैं पब्लिक के। सर आप भी सेवक हैं तो हम भी आपके परम भक्त हैं और आपके सेवक हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, शुक्रिया भाई आपका। जी आपके यहाँ नहीं बैठा है एसपी साहब ने? आपने कोई ग्राम रक्षक नहीं है? ग्राम रक्षक
सर जय हिंद सर। सर निवेदन है सर कि महिला थाना का जो क्षेत्र है सर वो म्यूनसिपैलिटी एरिया है, तो सर इसमें ग्राम नहीं है, इसलिए ग्राम रक्षक नहीं है। अच्छा ओके, कोई बात नहीं। तो सुरक्षा सखी बैठी हुई है यहाँ पर? सर मेरे साथ में ही हैं सर, सपना टोंक है सर। ये सर महिला सुरक्षा के लिए सर काउंसलिंग भी करते हैं सर। काउंसलिंग करते हैं सर। आप बताओ। नमस्ते सर, मैं महिला सुरक्षा सलाह केंद्र सखी सेंटर में भी काउंसलर हूँ। महिला सखी सेंटर में भी काउंसलर हूँ सर। मैं महिला थाने में भी काउंसलिंग करने के लिए आती हूँ सर। मैं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सपना टाक है। अच्छा, क्या आपकी क्या भूमिका रहती है? सर MS सोशोलॉजी किए हुई है। MS सोशोलॉजी। आपकी भूमिका क्या रहती है? आप क्या काम करती हैं? सर मैं महिलाओं के ऊपर काउंसलिंग करने का काम करती हूँ। महिला अत्याचार वगैरह जो भी होता है, यहाँ पे किसी महिला को हेल्प चाहिए होती है तो हम लोग हेल्प करते हैं पूरी तरीके से। पुलिस का भी सपोर्ट रहता है, हमारे सारे अधिकारीगण हमें हेल्प करते हैं, पूरी तरीके से मदद मिलती है हमें। अच्छा गुड। तो कॉन्फिडेंस है वहाँ की महिलाओं पे आपके ऊपर, है ना? सर हमारे ऊपर भी है, प्लस हमारे सपोर्ट में पुलिस वाले भी रहते हैं, तो सारे कर्मचारी के अनुसार सर हमारे लिए तो अच्छा है। थाने में इंचार्ज कौन है बताओ? अंजू इंचार्ज मैडम, कौन है? श्रीमती अंजू मैडम। वो क्या पोस्ट पे है? क्या पोस्ट पे है वो? CI पोस्ट पे। CI इंस्पेक्टर है सर। इंस्पेक्टर है, सही हो गई। सर जैन, सर जैन। आपका नाम क्या आपका? अंजू। अच्छा बताइए, आप इंचार्ज थाने की? जी सर। कितने केस आते होंगे एक महीने के अंदर? क्या चीज़ सर? कितने केस आते हैं? सर महीने के कम से कम भी 25-30 केस आते हैं। एक महीने के अंदर? जी सर। किस तरह केस होते हैं? किस तरह के होते हैं? सर मैक्सिमम केस 498 के आते हैं और उसके बाद 354 के आते हैं सर। दहेज के सर। अच्छा, दहेज के आते ज़्यादा? जी सर। तो आपके भी क्या मतलब, आपकी भूमिका क्या रहती है उनको समझाने के लिए? सर परिवादी आते हैं, उनको दोनों पक्षों को बुला के काउंसलिंग करवाई जाती है। उनके बाद जो भी वो टाइम मांगते हैं उनको टाइम दिया जाता है। दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज सर FIR लॉन्च करके आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाती है। आपका अनुभव क्या है? जो आपके महिला थाना अलग बन गए अब, तो उसके बाद में महिलाओं का कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, हमें न्याय मिलेगा। जी सर। तो न्याय मिल रहा है उनको? जी सर। अच्छा, और पुरुष पक्ष जो होता होगा वो सिफारिश ज़्यादा करता होगा तब्दील बदलने के लिए? क्या बताना चाह रहे हैं सर? जय हिंद सर। जय हिंद। सर पुरुष पक्ष कई बार पेश होते हैं सर, और उनका निवेदन यही रहता है कि हमारी बात सुनी जाए और निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है और जांच बदली जाए। सर ये सत्य है सर कि जो आरोपी पक्ष होता है वो भी अपना पक्ष रखना चाहता है और वो भी चाहता है सर उसकी सुनवाई हो। तो सर उस संदर्भ में हम लोग यही करते हैं कि उनको एक बार दोबारा काउंसलिंग के लिए बैठाते हैं। कई बार केस होने के बाद भी काउंसलिंग चलती रहती है, और काफ़ी केसेस में देखा गया है सर कि केस दर्ज होने के बावजूद दोनों पक्षों में बाद में राजीनामा हो जाता है कि हम लोग दोनों साथ रहेंगे, या फिर सर वो अपने सामाजिक स्तर पर विवाह विच्छेद कर लेते हैं और उसके बाद एक दूसरे के साथ केस विड्रॉ कर लेते हैं सर। ठीक है, ये जो आपने बताया इसमें इनकी अंजू की क्या भूमिका रहती है? सर पहले ये सर, अंजू को दो, अंजू को माइक अंजू को। किसकी सर? आपकी। कॉन्फिडेंस से बात कर, कॉन्फिडेंस से बात कर। तुम शेई हो यहाँ पर? सर ये शेई है यहाँ पर? जी सर। तो शेई तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है। जी सर। आप बताइए, कॉन्फिडेंस बताइए कि जो बताया अभी SP साहब ने। जी सर। सर मैक्सिमम केस जो आते हैं, पहले तो जो सलाह केंद्र में जो सुरक्षा महिलाएं लगी हुई हैं ये काउंसलिंग कराते हैं। जब इनसे नहीं मानते हैं तो सर मैक्सिमम केस में मैं खुद ही काउंसलिंग करवाती हूँ। और सर जैसे 10 में से 8 काउंसलिंग सफल हो जाती हैं, 2 काउंसलिंग ऐसी होती हैं जो नहीं सफल रहती। ठीक है।
चलो अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा। और किसी जी सर, थैंक यू। और कोई प्रश्न? एक कोई कांस्टेबल है यहाँ पर थाने की? सर कांस्टेबल महिला थाने की। द्रौपदी बैठे, थोड़ा जोर से बोल रहा हूँ, ऊंची आवाज में। सर जयंत। आपका नाम क्या है? सर द्रौपदी। द्रौपदी जी, कितनी यहाँ पे नफरी कितनी है थाने के अंदर? सर चॉइस। चॉइस? जी सर। अच्छा, सभी महिलाएं हैं? नहीं सर, जेंट्स भी है। कितने जेंट्स हैं? सर 8। 8 जेंट्स हैं, ठीक है। तो आप बताइए, आप एज ए कांस्टेबल आपको कैसा लगता है? महिला थाना अलग हो गया, अलग होने के बाद में कोई फर्क पड़ा है? सर लेडीज यहाँ ज्यादा महफूज फील करती है यहाँ पे। वेरी गुड। पहले हॉस्पिटल में शिफ्ट थे तो वहाँ मेडिकल डिपार्टमेंट भी साथ में था, तो वहाँ के पेशेंट्स भी आते थे, प्लस ये भी आते थे, परिवादी भी होते थे। पेशेंट आते थे मतलब? पहले सर पहले पुराने हॉस्पिटल में बिल्डिंग शिफ्ट थी, यहाँ बिल्डिंग का निर्माण चल रहा था, इसलिए पुराने हॉस्पिटल में शिफ्ट थे। वहाँ हॉस्पिटल भी चलता था। में था तो ज्यादा सेफ महसूस करते हो? जी सर। खुल की अपनी बात कहती होंगी अब वो, क्यों? जी सर। अरे गुड, वेरी गुड। तो आपको ये महिला थाने में लगाया आपको, आप महिला थाने में लगना चाहती थी? जी सर। आपका इंटरेस्ट महिला थाने में ज्यादा है या जनरल थाने में ज्यादा है? सर लगभग बराबर होता है, पहले मैं बराबर कोतवाली है। थाने में थी। अच्छा अच्छा, नहीं पर महिला कांस्टेबल की इच्छा रहती है कि महिला थाने में जाएगी? नहीं होती इच्छा? नहीं सर, बराबर होती है। अगर जेंट्स थानों में भी सर ग्रामीण महिलाएं आती है। हाँ ठीक है। चलो, मुझे अच्छा लगा आप सबसे बात करके, बहुत बढ़िया। सर बधाई, शुभकामनाएं आपकी। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। सर इंटरेक्शन कंप्लीट हुआ तो मैं आगे कार्यक्रम बढ़ाएं सर? यस। हेलो, मैं अब माननीय मुख्य सचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि वो अपना संबोधन दें। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधायकगण जो विभिन्न जिलों में इस कार्यक्रम में विराजमान हैं, हमारे डीजी साहब, गृह सचिव जी, पुलिस के समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, जिला कलेक्टर, एसपी साहब एवं उनके सारे टीम के सदस्यगण और आज के इस कार्यक्रम में शरीक हुए सारे ग्राम पंचायत सरपंच एवं विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आभार एवं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज 15 पुलिस थानों के नवीन भवनों का आपने अपने कर कमलों से अर्पण किया और साथ ही में 9 नए नवसृजित पुलिस थानों का शुभारंभ भी किया। हम सभी जानते हैं कि पिछले विगत 2-2.5 सालों में राज्य सरकार द्वारा पुलिस एवं पुलिस प्रशासन के सशक्तिकरण, आधुनिकीकरण एवं उनके निर्बाध गति से जनता की सेवा करने के लिए जो विभिन्न अवसर मौके हैं, उनको ध्यान में रखते हुए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। सारी बातें स्पष्ट हो चुकी है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इंटरेक्शन किया है, ये भी अपने आप में एक अलग से अनुभव है, जिसमें राज्य के प्रमुख को कांस्टेबल, राज्य के प्रमुख को ग्राम रक्षक, जो कि एक तरह से पुलिस प्रशासन की अनौपचारिक
सबसे नीचे की इकाई मानी जा सकती है, का इंटरेक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी से या राज्य के प्रमुख से हुआ है, तो निश्चित रूप से इन चीज़ों से जो फीडबैक जो मिलता है हमें भी सीखने समझने को मिलता है, और मैं सोचता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी उन पे कुछ गौर करके बाद में बड़े फैसले लेने में सहायता कर पाएंगे। सर, जहाँ तक राजस्थान पुलिस का प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के जो इनके पैमाने हैं, इनके जो मानद हैं, और उन मानदों पे जो विभिन्न राज्यों की तुलना की जाती है, और नई दिल्ली में भी बार बार जो मीटिंग्स होती है वहाँ पे पीक की जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में राजस्थान पुलिस अपनी पूरी ताकत लगा के जो जो इनसे अपेक्षाएं की जा रही है उन पे ये खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं। आपने भी सर पुलिस को सपोर्ट देने में, मजबूत करने में, मैं सोचता हूँ कि वित्त विभाग की दृष्टि से भी कोई कमी नहीं रखी है। मुझे याद है जब मैं फाइनेंस में सचिव के रूप में कार्य कर रहा था और पुलिस विभाग का एक प्रस्ताव था कि इनको वाहनों की ज़रूरत है, जो कि आज के ज़माने में मोबिलिटी इनके लिए एक बहुत बड़ा घटक है, और वो 70-80 करोड़ की एक पत्रावली थी जिस पे एज फाइनेंस सेक्रेटरी मेरे थोड़े सवालात थे या मेरे थोड़े रिजर्वेशन थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक इस निर्णय से ये तय कर दिया कि भाई इनको मोबिलिटी दी जानी चाहिए, पुलिस का मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है, और इसलिए इनको आपने 70-80 करोड़ रुपए के वाहन उपलब्ध करवाए। मैं सोचता हूँ पुलिस विभाग की जो आजकल की तत्परता या भागदौड़ में जो इनकी सक्षमता है वो उन वाहनों पर भी काफ़ी निर्भर है, और हम रोड पे, सड़कों पे देखते हैं कि नई गाड़ियों से ये लोग और भी ज़्यादा मुस्तैदी के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। सर, आपने एक और बहुत बड़ा फैसला किया जिसकी कई बार चर्चाएं होती है, यहाँ पे नहीं बल्कि विभिन्न स्तरों पे, राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे भी, और वो जो आप स्वयं फरमा चुके हैं कि किसी भी स्थिति में FIR दर्ज करना लाजिमी है, अनिवार्य है, निहायत ज़रूरी है। ये किसी भी प्रकार से पुलिस मना नहीं करेगी कि भाई हम आपकी FIR दर्ज नहीं करेंगे। ये एक बहुत ही दीर्घगामी फंडामेंटल डिसीजन था जो आपने किया, और उसका ये परिणाम है जो कि दो अर्थों में हम देख रहे हैं कि जहाँ एक तरफ जो कोर्ट से इस्तगासे 156 में आते थे वो कम होने चाहिए। मैं सोचता हूँ कि DG साहब इसे मॉनिटर कर रहे होंगे कि अब जबकि अनिवार्यता FIR दर्ज करने की है तो लोगों को ये मजबूर नहीं होना चाहिए कि वो न्यायालय की शरण ले और इस्तगासे से अपनी FIR दर्ज करे, और मुझे बताया जाता है कि ये निश्चित रूप से कम हुए हैं। और उसी तरह से जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम है वो भी पुलिस विभाग ने, सर ये आप भी इस बात से अवगत हैं कि ये पुलिस ने पिछले कुछ सालों में जो प्रयास किए हैं ये उसी का परिणाम है कि जो इन्वेस्टिगेशन का समय है उसमें ऑन एन एवरेज अगर राज्य स्तर पे देखा जाए तो कुछ कटौती दर्ज हुई है, जो भी एक संतोष का परिणाम है और इनके अच्छे कार्य का द्योतक है। एक सर, पुलिस के मामले में हमेशा ये कहा जाता है कि संवेदनशीलता, मानवीय दृष्टिकोण और व्यवहार में सामाजिक कुशलता अपेक्षित है, और विगत कई वर्षों से ऐसा नहीं हो पाता है, तो कई बार भ्रम या ध्यान ऐसा बन जाता है कि थाने में व्यक्ति जाने से डरता है, पुलिस से बात करने में कतराता है, या ऐसा एक पहला एक फीडबैक, एक सिस्टम, एक मान्यता थी। लेकिन विगत कई वर्षों से और विशेषकर जो अभी आपने एक और फैसला किया कि थानों में ये स्वागत कक्ष बनने चाहिए, वैसे ये बात देखने में छोटी लगती है लेकिन ये बहुत दूरगामी बात है, क्योंकि सर इसमें मैं आपसे ये निवेदन भी करना चाहूँगा कि कई बार पुलिस की भी पहले तकलीफ हुआ करती थी। अगर ये कक्ष नहीं होते तो अगर जैसे सर SHO के कमरे के बाहर अपराध या अपराध से आरोपित दोनों पार्टियां एक साथ आ जाती है, अब उन किसको बैठाएं, इसको बैठाएं तो वो कहते हैं साहब वो तो उन्होंने तो अपराधियों को बैठा दिया, उनको नहीं बैठाएं तो ये कहते हैं साहब हम कहाँ बैठे हैं। कई बार सर संभ्रांत और भले आदमी भी थाने में आते हैं, अगर वो अपनी कोई बात कहते हैं तो SHO साहब उनको बैठा दे, उनको बैठाए तो दूसरे कहते हैं इनको क्यों नहीं बैठाया, हमको कैसे बैठा दिया। तो ये इस सारी समस्या का आपने समाधान कर दिया सर। अब जो ये स्वागत कक्ष बना है
इस स्वागत कक्ष में आप जो भी दोनों पक्षकार है आराम से बैठेंगे, दोनों में कोई तुलना नहीं होगी कि उसको बैठा दिया मुझे नहीं बैठाया, और फिर थानेदार जी उस केस को अपने हिसाब से बुला के बातचीत करके आगे बढ़ाएंगे। तो जहां एक तरफ ये उसकी गरिमा का प्रश्न भी है, एक तरह से सोशल फेस या ह्यूमन फेस की भी बात है, उसके साथ साथ जो एक छोटी सी एम्बरेसमेंट होती थी उससे भी मैं सोचता हूँ कि स्वागत कक्ष बनने से एक बहुत बड़ी राहत मिली है। तो अब इन सारी चीज़ों के साथ जबकि आपकी नफरी भी राजस्थान सरकार ने बहुत बढ़ाई है। हमेशा हम देखते रहते हैं कि 5000 पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती होगी, कुछ और अधिकारी लिए जा रहे हैं। तो जब मैन पावर भी आपके पास है, नफरी भी आपकी बढ़ रही है, मॉडर्नाइजेशन भी माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत ही उत्कृष्ट और काफ़ी अच्छा कर दिया है, इनोवेटिव स्टॉप्स भी आप ले रहे हैं, और सारी तरह से मैं सोचता हूँ कि ग्राम रक्षक हो गए, ये सखी सामाजिक जो महिला सखी की बात हो रही वो भी हो गई, इफेक्टिवली आपके CLG भी काम कर रहे हैं। तो पूरे राज्य में मैं सोचता हूँ कि एक ऐसा माहौल होना चाहिए जो कि आम जनता के लिए आरामदायक हो, विश्वास से भरा हो, अपराध उसमें कम हो। ये बात मैं सोचता हूँ कि अब हमें करनी चाहिए। और पुलिस का जो भूमिका है मैं सोचता हूँ 2 प्रकार की है। एक तो वो क्राइम जो हो जाता है उसको इन्वेस्टिगेशन करे, उसका पुख्ता जिसे कहना चाहिए शोध हो, और उसको लॉजिकल एंड तक चालान के स्टेज पे हम ले जाएं और फिर न्यायालय उसमें आगे की कार्रवाई करे। लेकिन उसके साथ साथ मैं सोचता हूँ कि जो ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसा माहौल, ऐसे एक्शन, ऐसी गतिविधियाँ भी हो जिससे कि समाज में अपराध हो नहीं, तो अपराध नहीं हो इसमें भी पुलिस को प्रयास अपने को करने हैं, और जो अपराध हो जाता है तो उसको भी हम लॉजिकल एंड तक ले जाएं। मैं सोचता हूँ इन दोनों महत्वपूर्ण चीज़ों के साथ ही राजस्थान पुलिस को और आगे बढ़ना है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा आपके मतलब जो भी आपकी बात आती है उसको स्वीकार करते हैं, उसको सैंक्शन देते हैं, और इसी का परिणाम है कि राज्य में भी राजस्थान पुलिस का प्रदर्शन संतोषप्रद एवं अच्छे तरीके से चल रहा है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि DG साहब और उनकी टीम इसी स्टेमिना, इसी भावना और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा है या इनका जो एक मानवता के साथ, महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, जिसे कहना चाहिए कि कमज़ोर व्यक्ति के साथ, किसी भी वर्ग का हो, अन्याय नहीं हो, उसको न्याय मिले, उसको प्रशासन में, सरकार में उसको विश्वास हो, उसे ये भावना जागृत हो कि अगर मैं थाने में जाऊंगा, अगर मैं पुलिस में जाऊंगा तो मुझे तिरस्कार नहीं, मेरी बात को सुना जाएगा। यही हमारा ध्येय होना चाहिए। धन्यवाद। सर आवाज नहीं आई सर। DG साहब की आवाज नहीं। हाँ, धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। मुझे खुशी है कि हमारे माननीय विधायकगण जिनके क्षेत्र में आज नवनिर्मित पुलिस थानों का लोकार्पण भी हुआ है और शुभारंभ भी हुआ है, वो सब जुड़े हुए हैं। कालीचंद सराफ जी, आदरणीय श्रीमती गंगा देवी जी, अशोक लाहौटी जी, डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, राजेंद्र गुड़ा जी, रामलाल रिचार्ड साहब, गोपी चंद जी मीणा, चेतन डूडी जी, मुकेश कुमार भाकर जी, श्रीमती मंजू देवी जी मेघवाल, मोहन राम जी चौधरी, नारायण राम जी बेनीवाल, हरीश मीणा जी, हमारे DG साहब, विनोद कुमार जी हनुमानगढ़, श्री धर्मेंद्र जी पीलीबंगा, अविनाश गहलोत जी जैतारण, धर्मनाथ जोशी जी मावली, दयाराम जी परमार साहब, अमरलाल जी मीणा, अर्जुन लाल जी जीनकर, सुरेंद्र सिंह राठौड़ और दीप्ति किरण महेश्वरी जी, मनोज कुमार जी नवनिर्वाचित हमारे विधायक, राजकुमार रोहत, राम प्रसाद जी, अमित चाचान, बलवान पुनिया जी, दयाराम जी परमार, बाबूलाल जी और विदुरी जी, राजेंद्र सिंह जी, तमाम उपस्थित हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने आर्य जी, लातर साहब, DGP साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अभय कुमार जी, अखिल अरोड़ा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस,
और एडीजीपी हाउसिंग पुंडुचामी जी, आरती डोंगरा जी, एसएस सीएमओ, संजय श्रोती जी आईजी सीएमओ और तमाम उपस्थित रेंज के आईजीगण, कलेक्टर साहबान, एसपी साहबान, सीओ, एसएचओ, एडिशनल एसपी, सीएलजी मेंबर्स, ग्राम रक्षक और सुरक्षा सखी एवं तमाम अधिकारीगण। मुझे खुशी है कि आज ये ओपन विषय हो रही है, तो तमाम प्रदेश के हमारे जो लोग सुन रहे हैं, तमाम भाई और बहनों, मुझे खुशी है कि प्रोग्राम तो ये थानों का है, थाने का लोकार्पण और थाने का शुभारंभ। तो इसी बहाने हमारे जो जब विचार विमर्श होता है तो कई बातें उभर के भी आती है। डीजी साहब ने जिस रूप में वर्णन किया कि आज किस रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, किस माहौल में काम करते हैं, और आज जब लोकार्पण हुआ है, अच्छे भवन बने हैं, उसका भी अपना एक फ़र्क पड़ता है काम करने के अंदर। बैठने की जगह नहीं, अभी सीएच कह रहे थे कहाँ बिठाएं, ये समस्या भी आती है। अब स्वागत कक्ष बन रहे हैं। इसी प्रकार से जो डी साहब ने कहा 194 वर्ग किलोमीटर के इलाके में जो एरिया होता है एक थाने के अंदर, जो जहाँ वो ध्यान रखते हैं, और राजस्थान में 383 वर्ग किलोमीटर का एवरेज है। तो आप सोच सकते हो कि वर्किंग में, एफिशिएंसी में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो मुझे खुशी है कि सरकार उस तरफ आगे बढ़ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे हम लोग भी राष्ट्रीय औसत के बराबर आ जाएंगे, जिससे कि और ज़्यादा मजबूती के साथ में जो आपको ड्यूटी दी गई है, जो आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं, उनको और ज़्यादा मजबूती से आप लोग काम कर पाएंगे। इस बजट में हमने जो थाने दिए थे, 14 थाने दिए थे और बजट भी दिया है। तो आप निश्चित मान के चलें कि राजस्थान में मैं खुद महसूस करता हूँ कि मॉडर्नाइजेशन के बजट आते थे कोई ज़माने के अंदर, केंद्र से भी आते थे। वो टाइम मेरे याद है 20 साल पहले, और उनका अपना एक बड़ा महत्व होता है। उसके बाद में काफ़ी कुछ बदला है। स्टेट गवर्नमेंट भी मदद कर रही है, और हम चाहते हैं कि जो जो जिम्मेवारी दी जाती है आपको, जिम्मेवारी कई तरह की होती है। पुलिस और जिला प्रशासन, दो ऐसी यूनिट है सरकार की जिलों के अंदर, उसमें मल्टीपर्पज़ काम है उनका। एक तो जिला प्रशासन, तमाम विभाग होते हैं, उन सबको आप कोऑर्डिनेट करो, सबको मॉनिटरिंग करो, सबको ध्यान रखो, और तमाम तरह की समस्याएं, फैसले सरकार को लागू करवाओ। और पुलिस प्रशासन का काम बहुत बड़ा काम है, जिसमें किस प्रकार से लोग चैन की नींद सोच सकें, और तब सोएंगे तब हम लोग जागेंगे, और हम लोग चौकन्ने रहेंगे, हम लोग न्याय दिलाएंगे, हम लोग संवेदनशीलता के साथ में काम करेंगे। संवेदनशीलता होना पुलिस विभाग में बहुत बड़ी बात है। उसी के माध्यम से ही आप जनता को ये विश्वास दिला सकते हैं कि संकट की घड़ी में पुलिस हमारे साथ खड़ी है, और वही रूप हमारे सामने आना चाहिए। और वो रूप अभी आया है आपका रूप जो आया नया आपका। मैं फिर कहना चाहूँगा, कोरोना काल के अंदर सभी प्रदेशवासियों ने, सभी एनजीओ ने, सभी धर्मगुरुओं ने, सभी राजनीतिक पार्टियों ने जो काम किया पब्लिक की सेवा का, वो बेमिसाल है। कोई भूखा नहीं सोएगा तो कोई भूखा नहीं सोया, ऐसा माहौल राजस्थान बन गया था। राजस्थान सतर्क हमने कहा था, तो सतर्कता के साथ ही सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं करी, मेडिकल की भी, और सारे इलाज फ्री किए राजस्थान के अंदर, और प्रबंधन अच्छा किया। टेस्टिंग फैसिलिटीज़ 0 से बढ़ा के 1.5 लाख कर दी प्रतिदिन की, कोई कमी नहीं रखी। तो इस प्रकार से हर वर्ग ने काम किया। तो पुलिस की भूमिका एक अलग तरह, क्राइम को कैसे रोकें, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन रहे, जो तबके गरीब तबके हैं, SC है, ST है, OBC है, माइनॉरिटी है, उनमें और सब धर्मों के लोगों में सद्भावना बनी रहे,
और जो तबके तकलीफ में हैं उनको कैसे न्याय सुनिश्चित हो, अन्याय अत्याचार उत्पीड़न नहीं हो। महिलाओं के हाथ में अत्याचार की खबरें जब आती है तो बहुत दुख होता है दिल के अंदर, देश से नीर बनती है। तो मेरे थानों का प्रयोग हुआ है, मुझे खुशी हुई कि वो काम भी सुचारू रूप से चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये विषय ऐसा है कि आप जितने फैसले करो इतना कम है। पर मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने सोच समझ करके, सरकार बनते ही 2019 के अंदर जब मैं आया था PSQ के अंदर, तब हमने फैसला किया कि हम FIR को कंपल्सरी करेंगे। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत उसके अंदर मतभेद भी था, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमने फैसला किया नहीं, संख्या बढ़ेगी, सरकार पर आरोप लगेंगे कि साहब देखिए राजस्थान में क्राइम बहुत बढ़ गया है, ये आंकड़े बताते हैं। हम उनकी तरफ चिंता करें या फरियादी को न्याय मिले, इसमें फैसला करें। और वो फैसला जो किया उसके मैं मेरी दृष्टि मानता हूँ, चाहे वो आरोप लगे सरकारों पर, लगते रहते हैं, सच्चाई सच्चाई होती है, सच्चाई का विकल्प नहीं होता हमेशा। तो सच्चाई भी सामने आएगी जनता के सामने कि न्याय मिले, लोगों की फरियादी की फरियाद सुनी जाए, अन्याय से लोग बच सकें, अत्याचार से बच सकें। ये आपके जो गुंडागिर्दी करने वाले लोग होते हैं, माफिया होते हैं, उनसे कैसे बचाव हो। और कैसी कैसी घटनाएं आती है आप सबको मालूम, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। पर मुझे खुशी है कि आंकड़े जो बताया DG साहब ने भी, उसमें भी काफ़ी फर्क है कि ऐसा नहीं है कि राजस्थान में आंकड़े बहुत बढ़ गए हों। और 2020 में महिला अत्याचार में 16% की कमी आई, 2020 में बलात्कार में 11% की कमी आई, 2019 की तुलना में महिला अत्याचारों में जून 21 तक 9% की कमी आई। बलात्कार के प्रकरणों में भाजपा सरकार ने वर्ष 17-18 में 30% महिलाओं को अपनी FIR दर्ज कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। ये कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 17-18 के अंदर जो है, ये भाजपा वाले हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि संख्या बहुत बढ़ गई है। महिलाओं को अपनी FIR दर्ज कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि थानों में सुनवाई होती नहीं थी। आज ये आंकड़ा 15% से कम आ गया है, क्योंकि अब आप थाने में रिपोर्ट दर्ज कर देते हो। मुझे लगता है कि राजस्थान में महिला अत्याचारों के प्रकरणों का प्राथमिकता के साथ निस्तारण किया गया है, जिसके कारण 19 के अंत में 9% प्रकरण लंबित रहे। ये भी बहुत बड़ी बात है। आधा समय आपने कम कर दिया है, 267 दिन ऐसा कुछ था फिगर, और 140 दिन के आसपास आ गया है तफ्तीश पूरा होना, बहुत बड़ा बात है। और उसके कारण ही आज 9% ही रहा, जबकि बिहार में 47%, हरियाणा में 17%, उत्तर प्रदेश 20%, मध्य प्रदेश 16% प्रकरण लंबित रहते हैं। तो पंजीकरण अपने यहाँ पे जो कंपल्सरी किया, उसके बावजूद भी निस्तारण हो रहा है। निस्तारण की समय अवधि जो ले रहे हो आप लोग, वो कम हो गई है। इसलिए खाली आंकड़ों से तुलना नहीं होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि लाते साहब के नेतृत्व में जो पुलिस बल काम कर रहा है, आने वाले वक्त में मजबूती के साथ में वो ये परवाह नहीं करेगा कि कौन क्या कह रहा है। न्याय मिलना चाहिए लोगों को, गरीबों को, पिछड़ों को। वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और वो प्रायोरिटी रख के हमें आगे बढ़ना है। कोई शिकायत जयपुर तक तो आए नहीं, होना ये चाहिए कि PSQ तक या CM तक या यहाँ तक शिकायत ही क्यों आए, जिलों में निपट जाए।
ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी एसपी की होती है। एसपी को लगना चाहिए कि कोई शिकायत अगर मेरे जिले की बाहर जाती है जयपुर तक, तो इसका मतलब कहें कि उस एसपी के जो सिस्टम है, जो पूरा एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी और सीआई और जो भी अधिकारी हैं, किन कारणों से ये एप्लीकेंट जयपुर गया है सीएम के यहाँ पर, या पीएचक्यू में जाके वो डी साहब को या किसी अन्य अधिकारी को अपनी शिकायत दर्ज करवा रहा है। ये जरा आपको आपके दिल में आना चाहिए कि मेरे जिले का कोई आदमी वहाँ जाए नहीं। ये सतह अपना आप ही इस व्यवस्था सुधर जाएगी, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा कि किस प्रकार से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें आप लोग कमी नहीं रखोगे। और इस स्वागत कक्ष बनने के बाद में 1 तारीख को उद्घाटन हो रहे हैं राजस्थान भर के अंदर। मैंने पहले भी कहा कि तमाम एसपी साहबान की ये ड्यूटी होनी चाहिए को पहले ट्रेनिंग दे लोगों को, कांस्टेबल्स तक को, जिससे कि जब उद्घाटन हो 1 जनवरी 22 को तो लोगों भी महसूस हो कि कुछ बदलाव आए थाने के अंदर, और थाने के अंदर माहौल भी अपना आपस में ऐसा माहौल बने कि हमें नए कॉन्फिडेंस से काम करना है, नई भूमिका में काम करना है। ये बातें होगी तब जाकर के स्वागत कक्ष बनाने का मकसद पूरा होगा। पूरी तैयारी चल रही है। मुझे खुशी है कि अच्छे ढंग से तैयारी करने में पुलिस का महकमा लगा हुआ है। जो बताया गया फिगर मेरे को कि काफ़ी तादाद में बन चुके हैं और काफ़ी तादाद में बनने जा रहे हैं, काम चल रहा है। ये काम पूरा हो जाएगा और 1 तारीख को हम लोग उसका उद्घाटन करेंगे एक साथ में। राजस्थान भर के थानों के स्वागत कक्ष का उद्घाटन कर पाएंगे। अब मैं लंबी बात नहीं कहता वहाँ, क्योंकि आप मेरी भावना समझते हैं। एक भी बात मैं कह के अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि जो अपना ये नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड है भारत सरकार का, ये जो बीजेपी वाले जो आरोप लगाते हैं उनमें तो कोई दम है नहीं, परंतु उन्होंने एक अच्छी बात कही है और बहुत मार्मिक बात कही है। और उन्होंने अपनी जो पुस्तक छपती है नेशनल क्राइम ब्यूरो की, जो शायद पार्लियामेंट में पेश भी होती है, पार्लियामेंट के अंदर पेश होती है मेरे ख्याल से, उन्होंने जो उनकी बुक है उसके शुरुआत में उन्होंने लिखा है अपराध समाज में विद्यमान विभिन्न परिस्थितियों को परिणाम है। विभिन्न राज्यों में प्रचलित नीति, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं ये, विभिन्न राज्यों में प्रचलित नीति एवं प्रक्रियाओं के कारण राज्यों के बीच केवल इन आंकड़ों के आधार पर तुलना करने से बचना चाहिए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नीतियाँ होती है, प्रक्रियाएँ होती है। जैसे अभी अपन ने कंपनी किया, आगे लिखा अपराध में वृद्धि, इंपॉर्टेंट बात लिखी, आप सबको सुनने लायक है। अपराध में वृद्धि और अपराध पंजीकरण में वृद्धि में अंतर है। कितना क्राइम हुआ है और पंजीकरण कितना, उसमें अंतर है। स्पष्ट बात इन्होंने लिख दी अपने अनुभव से कि कई जगह थानों में पंजीकरण होता ही नहीं है। इसे जो भावना मेरी थी 2019 के अंदर वो परिलक्षित होती है इस कोटेशन के अंदर कि अपराध में वृद्धि और अपराध पंजीकरण में वृद्धि में अंतर है। और कुछ लोग, जिसमें बीजेपी वाले आते हैं राजस्थान में, तो बीजेपी वाले कहते हैं, कुछ लोग दोनों को एक मानने की गलती कर लेते हैं। कितनी बड़ी बात लिख दी है कि कुछ लोग दोनों को एक मानने की गलती कर लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ बीजेपी नेता कर रहे हैं। आगे लिखा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने माना है कि आंकड़ों में वृद्धि राज्य में जन केंद्रित योजनाओं व नीतियों के फलस्वरूप हो सकती है। अब बताइए इससे बड़ा वो क्या लिखेगा। आंकड़ों में जो वृद्धि है वो राज्यों में जन केंद्रित योजना है, वो नीतियाँ हमारी अपनी अपनी होती है, उसके फलस्वरूप हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि राजस्थान काफ़ी बेहतर कर रहा है, परंतु कुछ घटना ऐसी भी हुई है
जिसमें अलवर तो पता नहीं सिरमौर बना हुआ है कि रेप की घटना है, 5 साल के बच्चों के साथ रेप हो जाता है। अब बताइए समाज कहाँ जा रहा है? खाली पुलिस अकेली क्या करेगी उसके अंदर? जब तक कि आप समाज को नहीं बदलोगे, समाज की सोच को नहीं बदलोगे, समाज की समझ को नहीं बदलोगे, आप बताइए कितनी घटनाएं जो उसके जिसका रेप होता बच्ची का या लड़की का, उसके अधिकांश तो उनके खुद के मिलने वाले, जान पहचान वाले होते हैं। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, और झूठे जो प्रकरण है, झूठे प्रकरण का भी आप देखिए, जो आंकड़े हैं वो राजस्थान में जो है झूठे प्रकरण सबसे अधिक दर्ज हो रहे हैं। अब देखिए 2019 में महिला अपराधों की 45 पे 88, 20 में 45.23, 21 में जून तक 47.56% FIR जांच में झूठी पाई गई। अब बताइए आप 47 पॉइंट के लगभग जो है अगर झूठी पाई जाए FIR, और पॉक्सो एक्ट के मामले में 2019 में 23.65, 2020 में 26.67 और जून 21 में 20.70 तक मामले झूठे पाए गए। ये काफ़ी चिंताजनक आंकड़े हैं ये, क्योंकि ये अपराध की गंभीरता को कम कर रहे हैं। जो वास्तविक घटना हुई है रेप की, बच्चियों के साथ में, लड़कियों के साथ में, महिलाओं के साथ में, उसकी गंभीरता को कम कर देते हैं। इस प्रकार के झूठे केस दर्ज करा के तो केवल शक होने लग जाता है सही है या नहीं है। ये जो स्थिति बनी हुई है, मैं समझता हूँ इन सबसे हमें सीख लेनी चाहिए, और उसी ढंग से हमें अपने प्रोफेशनलिज्म को भी बहुत मजबूत करना पड़ेगा। और वो आपके ट्रेनिंग के अलावा अपने खुद का चिंतन मनन होता है दिल के अंदर, उठते बैठते हुए, उससे कई बातें सीखते हैं हम लोग। हमारे दिल में जो आपके ज़िंदगी का अनुभव है, जाने के, फिरने के, करने के, घटनाएं देखने के, सुनने के, पढ़ने के, उससे खुद के जो चिंतन मनन होता है व्यक्ति के, उससे आदमी अपनी पर्सनैलिटी में सुधार भी करता है, एक अधिकारी भी और एक कर्मचारी भी, और उस ढंग से वो भी फैसले भी करता है। वरना अगर कन्फ्यूजन हो जाता है, कभी झूठे के रिश्ते हो रहे हैं तो ये केस है वो झूठा ही होगा, हम अंदाज कर लेते हैं, और हमारा बिहेवियर जो है, ह्यूमन नेचर भी होती है, उस ढंग से काम करने लग जाता है माइंड। अभी पता नहीं कि वास्तव में जो आज जो केस है तो वास्तव में हकीकत का केस है। ये बात छोटी है, परंतु ये बातों को मेरे कहने से काम नहीं चलेगा। ये तो आप सब जो यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, सबको ही हमको राजस्थान के संस्कार संस्कृति को, आने वाली पीढ़ियों को अच्छे रूप में सौंप के जाना है। तो हमें उस ढंग की हमारी सोच बनानी पड़ेगी कि हम न्याय सुनिश्चित कैसे करें। सिफारिश आती है, बड़े बड़े हम लोग डेमोक्रेसी में सिफारिश आएगी, हमारे ऊपर है कि हम सिफारिश जो माने या नहीं माने। माने तो उसकी माने जो पीड़ित पक्ष है, उसको न्याय दिलाने की माने। हमेशा ध्यान रखो कि जो कोई पीड़ित पक्ष है उसको तो न्याय मिलना ही चाहिए, मिलना चाहिए। अगर उसको न्याय नहीं दिलाएंगे, सिफारिश मान लेंगे अपराधी की, और अपराध बहुत बड़ा अपराध है, तो आपकी फिर जो ड्यूटी है, जो आपने संभाली है ज़िंदगी में, आप सर्विस में चयन किया आपने आने का, पुलिस महकमे में या जिला प्रशासन में, उसमें फिर हमारी कमजोरी साबित होगी। आप अपने न्याय नहीं कर पाएंगे अपने साथ में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में हम लोग क्राइम को कंट्रोल रखें, उसके लिए पूरी तरह समर्पित हो जाएं, प्रतिबद्ध हों, और साथ में ही लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे। क्योंकि अभी जो माहौल देश में है, समाज में सब तरह के लोग होते हैं। कुछ बर्दाश्त करने वाले होते हैं,
कोई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और डेमोक्रेसी के अंदर बर्दाश्त करना सीखना चाहिए आदमी को, टॉलरेंस पावर होनी चाहिए। दुर्भाग्य से आज जो सरकार है दिल्ली के अंदर भी, उसके राज में दबाव है, जुडिशरी पे भी, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, सब पे दबाव है। और लोगों में घबराहट है, पता नहीं हमारे टेलीफोन टैप हो रहे होंगे। ये बात हम तो 5 साल से बोल रहे हैं, अब तो वो पता नहीं नया वो इसराइल का कौन सा एपिसोड आ गया, परंतु हम तो पहले से कह रहे हैं। हर आदमी फ़ोन से बात करते ही कहेगा अरे सब मैं वापस फ़ोन करता हूँ आपको, फेस टाइम में बात करता हूँ। आज ये स्थिति है सबकी। तो अगर आम जनता की या आम जनता में जो वर्ग है, ब्यूरोक्रेसी का, पॉलिटिशियन का, जनप्रतिनिधियों का, सोशल वर्कर्स का, इंडस्ट्री वालों का, वो अगर ये चिंता करे कि मैं टेलीफोन से बात करूँगा, पता नहीं मेरा टेलीफोन टैप हो रहा होगा, ये डेमोक्रेसी में क्राइम है। ये कि आप किसी को फ़ोन टैप करें अगर गलत तरीके से, वो भी क्राइम है अपने आप में। और अगर भय पैदा हो जाए बिना कुछ किए हुए भी, तो और भी बड़ा कहीं के लिए गुनाह है इसका मतलब। और कुछ बातें सच्चाई भी आ रही सामने, अब पता नहीं अब सुप्रीम कोर्ट देख रहा है केस को, क्या देखते हैं, क्या वो फैसले देते हैं। तो मैं आपको इतना निवेदन करना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे फोर्स के लोग हैं, मुझे आप सब पे गर्व है, क्योंकि मैं अभी गृह मंत्री का पद भी संभाले हुआ हूँ। तो आपके परिवार के मुखिया के रूप में आपको मैं आह्वान करूँगा, विनती करूँगा, आग्रह करूँगा, ज़िंदगी में हम सबको 130-35 करोड़ की आबादी में से हम लोगों को क्यों दिया चांस ये काम करने का, तो हम उसी ढंग से अपने आप को ढालें, अपनी सोच बनाएं और लोगों को न्याय दिलाएं। और मुझे पूरा यकीन है कि आप उसमें कमी नहीं रखेंगे। यही बात कहता हूँ, मैं आप सबका शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि आपके यहाँ कोविड के वक्त में भी आपके करीब 56 लोग मारे गए हैं कोविड के अंदर। इसका मतलब है, बताइए आप, जिंदगी को रिस्क में डाल के आप लोगों ने सेवा की थी। उन्होंने 35 लोग तो पहली लहर में, 21 लोग दूसरी लहर के अंदर। तो आप रखें अपने फोर्स को भी, उनको आगाह भी करते रहें कि आप अपना खुद का बचाव करें, पब्लिक के बचाव के साथ में खुद का बचाव भी करें। और उसी ढंग से मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। ये मास्क से जब तक वैक्सीन नहीं लगे तब तक मास्क ही आपका बचाव। तो ये जो प्रोटोकॉल है, पूरा प्रोटोकॉल हम अडॉप्ट करें, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और अब थर्ड वेव की बातें बहुत लंबे से चल रही है, अभी तक तो फॉर्चुनेटली कम होते जा रहे हैं, नहीं के बराबर हो गए हैं अब तो केसेज। और अगर हम इससे बच जाएं तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया के मुल्कों में तीसरी, चौथी, 5वीं वेव आ चुकी है। अमेरिका में 5वीं वेव आ चुकी है। अभी अमेरिका सबसे ज़्यादा तकलीफ के अंदर, लगभग 1 लाख लोग आ रहे हैं प्रतिदिन वहाँ पर। यूके में आ रहे हैं, पर क्योंकि वहाँ वैक्सीन ज़्यादा हो गई है इसलिए मृत्यु दर कम है। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा, पूरे प्रदेशवासियों से भी, कि अभी कोविड पूरी तरह गया नहीं है, बचाव करना ही पड़ेगा, मास्क लगाना ही पड़ेगा। जिससे कि दूसरी लहर एकदम अचानक आई थी, पूरे देश में हाहाकार मर गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, दवाई की कमी हो गई। 1.5 महीना हमारा बहुत बुरा बीता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार हमारी पूरी तैयारी है, अगर लहर आएगी भी तो हम उसका मुकाबला आप सबके सहयोग से करेंगे। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान जी। हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं सर। और पूरा पुलिस बेड़ा आपने जो निर्देश दिए हैं उनकी 100% पालना करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। Your meeting has ended.